नमस्कार। आज हम बात करेंगे शब्द विचार पर। हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है और उन आधारों में शब्दों के कितने प्रकार हैं। आज हम बात इसी पर करेंगे। आइए फिर चलते हैं, हम देखते हैं कि शब्द क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। शब्दों के वर्गीकरण या प्रकार पर आने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है। व्याकरणों के अनुसार हमने दो व्याकरणों के परिभाषाओं को यहाँ पर शामिल किया है आप लोगों के सामने, और कई बार इनके परिभाषाओं को परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। तो साथियों, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार या उनके शब्दों में शब्द की परिभाषा को जानना चाहें तो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। जबकि वासुदेव नंदन प्रसाद भी कमोबेश इन्हीं की बातों को दोहराते हुए नजर आते हैं, जैसे कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। एक ने कहा कि अक्षरों से बनी हुई सार्थक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, एक ने कहा कि ध्वनियों के मेल से बनी हुई सार्थक वर्ण। तो वर्ण और ध्वनि में अंतर बस इतना ही होता है कि ध्वनि मौखिक होती है और इसका जन्म पहले होता है। वर्ण क्या है? लिखित रूप है ध्वनि का। ये दोनों बेसिक रूप से मूल अंतर यही है। ध्वनि क्या है? मौखिक रूप से बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई किसी भाषा की, और वर्ण जो है उसी का लिखित रूप है। तो कमोबेश दोनों लोग एक ही बात को दोहराते हुए नज़र हमको आते हैं, लेकिन दो बातें इसमें जो कामन है उसे हम देख लें। एक तो स्वतंत्र सार्थक होना चाहिए, है ना। ये भी कह रहे हैं कि सार्थक वर्ण होना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब किसी दूसरे शब्द से जुड़ा वो ना हो, और सार्थक का अर्थ होता है कि उसमें कोई न कोई अर्थ हो। जिस किसी भाव को अपने में लिए लिए हुए हो वह शब्द, किसी व्यक्ति के नाम को लिए हुए हो, किसी वस्तु के नाम को लिए हुए हो, है ना, किसी जाति का बोध कराती हुई शब्द हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं। शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है। आप लोग आश्चर्य मानेंगे कि एक वर्ण का कैसे शब्द हो सकता है। जैसे कि अगर कोई आपसे कहे कि आप वहाँ जाएंगे ना, तो कह दें, पूछ ले कि आप दिल्ली जाएंगे ना, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ। क्या कहेंगे आप कहेंगे हाँ। हाँ एक तरह से क्या है? एक वर्ण है। या हमने कह दिया कि हाँ, ठीक, एक वर्ण है। एक वर्ण से भी शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो बना है। तो इसलिए एक या एक से अधिक सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि या शब्द जो वर्ण होता है उसके मेल से बना हुआ शब्द जो है वो बना हुआ शब्द कहलाता है। अंतर बस इसकी मूल पृष्ठभूमि, शब्दों की पृष्ठभूमि यही होना चाहिए कि उसमें सार्थकता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतनी क्षमता होनी चाहिए उस शब्द में। और आगे हम देखते हैं कि इसका वर्गीकरण का आधार क्या है। शब्दों के जब हम वर्गीकरण करने आते हैं तो उसके आधार क्या है। बेसिकली शब्द के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो ये वर्गीकरण सब चार आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? चार है। पहला है कि हम सामान्य स्तर पर आकर के सामान्य आधार पर भी हम शब्द की पहचान करते हैं। दूसरा कि उसके रूपांतर के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं हिंदी में। फिर उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, उसके जन्म के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। और फिर उसके रचना या बनावट के आधार पर, कि वो तोड़ फोड़ के भी शब्दों को कई बार बनाया जाता है, तो रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द के भेद हो सकते हैं। तो एक एक करके इन चारों को देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं शब्दों के। मतलब सामान्य स्तर पर कितने प्रकार हैं शब्द के, रूपांतर के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं, और रचना बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं। हमारा जो पहला है कि सामान्य स्तर पे जो शब्द का भेद करने में जाते हैं हम, तुमको दो चीज़ मिलता है। एक तो सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक होता है। सार्थक और निरर्थक शब्द को यदि हम समझना चाहें यहीं पे समझ लें। जैसे हमने कहा कि पानी, और हम इसी पानी को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, तो ये हो जाता है नीपा। पानी कहने से हमें यह बोध होता है, हमें यह ज्ञान होता है कि हम मनुष्य के अंदर प्यास को बुझाने वाली जो वस्तु है उसको हम क्या कहते हैं? पानी है। इसका हमारा ध्यान उसी पर जाता है। लेकिन हम नीपा कहते हैं तो इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसकी अपनी जो क्षमता है वो नहीं है, अर्थ की क्षमता लिए हुए भी नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। और एक गलती है कि यहाँ पे हमें शुद्ध लिखना चाहिए निरर्थक, तो यहाँ पे निरर्थक और सार्थक। सामान्य स्तर पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, जैसा कि आप लोगों ने देखा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा आधार क्या है शब्दों के वर्गीकरण का। शब्दों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है मित्रों, वो है रूपांतर। मतलब जो जिस
जैसे रूप में है जो शब्द, क्या उसमें उसमें परिवर्तन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रूप अंतर के आधार पे या रूपांतर के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। वैयाकरणों ने इसे विकारी और अविकारी भाग में, दो भागों में बांट दिया है। विकारी मतलब ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन संभव हो, अविकारी शब्द ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन संभव नहीं हो। तो यहाँ पर हम एक एक उदाहरण आपको देख करके ले करके समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस पर कम से कम 3-4 वीडियो हमारी होगी। तो मैं केवल फ्रेमिंग के स्तर पर हम आज आपसे बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग वीडियो होगी। तो हम आइए देखते हैं कि विकारी अविकारी क्या है मतलब। तो विकारी कहने का अर्थ यही था कि जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए। जैसे मैंने कहा कि एक हम सर्वनाम का उदाहरण ले लेते हैं। मैं क्या है, उत्तम पुरुष और सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। जैसे मैं से ये हो जाएगा मैंने, इसका रूप पहले क्या था, मैं था, इसमें परिवर्तन हुआ और हो गया मैंने। तो एक जो विकारी शब्द हैं हिंदी में वो चार हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया। क्रिया भी मान लीजिए अगर आपको विकारी के रूप में देखना हो, जाता है, जाती है ना। जाता से ये जाति हो जा रही है लिंग के भेद के आधार पर, ठीक है ना। तो क्रिया जो शब्द होते हैं, क्रिया के जितने भी शब्द, जितने प्रकार में, उसमें परिवर्तन संभव है। तो ऐसे आप विशेषण में भी परिवर्तन संभव होता है। तो विकारी जो शब्द हैं या विकारी के जो प्रकार हैं वो चार हैं। आप लोगों से कई बार पूछ लेता है परीक्षा में कि विकारी निम्न में से कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। तो अविकारी के रूप में अगर देखना चाहें, इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन न के बराबर होता है। जैसे हम किसी एक उदाहरण को लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे क्रिया विशेषण ले लें या समुच्चय बोधक से ले लें या संबंध बोधक से या विस्मयादि बोधक से। तो हम समुच्चय बोधक का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कहते हैं क्योंकि, ठीक। क्योंकि में ये चाहे जहां पर भी आएगा, ठीक, वाक्य में ये हमेशा बीच में आएगा अगर समुच्चय बोधक के रूप में आएगा। तो इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब विकारी शब्द में तो परिवर्तन संभव है। मैं से मैंने हो जा रहा है, तुम से तुम्हें हो जा रहा है, आपसे आप लोगों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब क्योंकि को हम लिखना चाहेंगे तो हमेशा क्योंकि के रूप में ही आएगा, या जो हमेशा जो रूप में ही आएगा, है ना। ये भी अविकारी शब्द है, इसमें विकार हो ही नहीं सकता। तो अविकारी शब्दों की संख्या जो हिंदी में है वो चार है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यहीं पे आपको मेंशन करते चलूँ, यदि आप हिंदी में समुच्चय बोधक को या शब्द शब्द के को समझने के क्रम में यदि आप समुच्चय बोधक को बहुत अच्छे से समझ लें तो आपका एक काम और हो जाएगा कि जब परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है, ठीक, कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है, ठीक है। यदि आप समुच्चय बोधक शब्द को अच्छे से समझ लें, यदि आप, ठीक है, यदि आप इस सेक्शन को बढ़िया से समझ लें समुच्चय बोधक को, तो आप संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य को अच्छी तरह समझ जाएंगे और जीवन में कभी भूलेंगे नहीं और परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। तो जब हम इस पर आप बात करेंगे समुच्चय बोधक पर तो विधिवत आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, केवल परिचयात्मक रूप से हम आज बात करेंगे इस पर, शब्द पर विचार करेंगे। आगे जो तीसरा आधार है शब्दों के वर्गीकरण का, जो तीसरा आधार है वो है रचना या बनावट के आधार पे। मतलब हम किसी चीज़ को बना भी सकते हैं जोड़ कर तोड़ कर, ठीक। तो ठीक, तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो तीन होता है। रूढ़ होता है। रूढ़ का अर्थ यह होता है कि कोई शब्द जो है किसी न किसी भाव, वस्तु या जाति के लिए इंगित करता है या उसी के लिए पर्टिकुलर बना होता है, तो वो रूढ़ हो जाता है। जैसे कान, कान सुनने वाली वस्तु, एक मनुष्य के ऐसा मांसपेशियों से बना हुआ ऐसी वस्तु जहाँ पे जिसके आधार पर हम बस केवल सुनने का काम करते हैं। ऐसे नाक, नाक रूढ़ है, मनुष्य के मुंह का वो उभरा हुआ भाग जिससे वो सुगंध लेता है, या तो उसको क्या कहते हैं, एक तरह से रूढ़ कह देते हैं। तो आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, ये सब क्या है, रूढ़ है। ऐसे ही होता है यौगिक, है ना। ये बनते हैं रूढ़, दो रूढ़ शब्दों से यौगिक बनता है और ऐसे ही योग रूढ़ होता है। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं या तो रूढ़ हो सकता है, या तो यौगिक हो सकता है, या तो योग रूढ़ हो सकता है। तीसरे स्तर पे, चौथे पे हम देखें तो ये लगभग हर भाषा के साथ सत्य है। कोई शब्द होता है तो वो या तो उसकी उत्पत्ति होती है, कहीं न कहीं से वो उभर कर निकल करके आया होता है।
तो इस आधार पर यदि आप देखेंगे तो ये 4 भेद होते हैं व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। तत्सम जो सीधे सीधे संस्कृत से हमारे हिंदी में आए हुए शब्द हैं वो क्या है? तत्सम है। तद्भव वे शब्द, तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है लेकिन हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करें, अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि को अगर आप देखेंगे कि अग्नि संस्कृत का शब्द है। आप कहीं भी किसी किताब को पढ़ेंगे वहाँ पे अग्नि जो है हमेशा संस्कृत की किताब, और तो अग्नि उसमें अग्नि के रूप में ही आया है। जो प्रोनाउंसिएशन होता है अग्नि होता है। लेकिन जब अग्नि धीरे धीरे आगे बढ़ी, समय बीतता गया, पाली और प्राकृत का जब समय आया तो उस समय यही अग्नि अग्नि हो गई, यही अग्नि अग्नि हो गई, ठीक। और तब पाली प्राकृत के समय में ये अग्नि के रूप में प्रयोग होता था, इसका प्रोनाउंसिएशन अग्नि होता था, क्योंकि संस्कृत का प्रभाव खत्म हो गया था लगभग दूसरी तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास में, 5वीं शताब्दी तक। फिर पाली से प्राकृत में गया तो भी अग्नि के रूप में प्रयोग होता था। लेकिन जब प्राकृत से यही अग्नि हिंदी में आया तो अग्नि से ये आग हो गया। तो अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया? आग। यानी कि संस्कृत के समान आग किसके समान है? संस्कृत के समान ही है, यानी उसके उसको रिप्लेस करके प्रयोग स्थान पर आती है, उसके स्थान पर प्रयोग होती है। तो जो बिगड़ा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है वही तद्भव है। ऐसे ही देशज शब्द होता है। देशज भी शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति का कोई कारण मौजूद नहीं होता है। हम खोजने की कोशिश करें तो वो नहीं पता चलता है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, लेकिन आज हम बोलचाल के रूप में उसे प्रयोग करते हैं, जैसे जूता, खिड़की, है ना, भड़ भड़, धड़ धड़, सन सन। ये सब क्या है? एक तरह से देशज शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं मौजूद है, नहीं पता चलता है। ऐसे ही विदेशज शब्द हैं जो हमारी हिंदी में विदेशी भाषाओं के शब्द बहुत से आयातित हैं, जैसे डॉक्टर, कंपाउंडर, गोला, बारूद, बंदूक, चमचम, मखमल, ठीक है, दहेज। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे यहाँ जो विदेशी शब्दों से आए हैं। अमूमन 7 देशों के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, चीनी, जापानी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ठीक, डच के भी कुछ शब्द हैं। तो इस तरह के शब्दों का से हमारा जो हिंदी का जो संसार है वो भरा पड़ा हुआ है। आगे हम जो बात करेंगे तो इन्हीं का जो वर्गीकरण हुआ है उसी आधार पर हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे। यानी अगला वीडियो हमारा जो होगा शब्द पर ही होगा। तो आपको बताते चलें। एक बार हम समरी देख लें, हमने क्या पढ़ा। हमने परिभाषा जाना कि शब्द की परिभाषा क्या है, फिर हमने देखा था कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो शब्दों के वर्गीकरण का हिंदी में 4 आधार है। सामान्य आधार पर हम बांट सकते हैं, रूपांतर के आधार पर शब्द को बांट सकते हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं शब्दों को, रचना या बनावट के आधार पर बांट सकते हैं। सामान्य आधार पर सार्थक और निरर्थक होता है। रूपांतर के आधार पे आपने देखा कि विकारी ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो, और अविकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न न हो, एज इट इज सेम वो प्रयोग होते हैं, तो विकार अविकारी होते हैं। आपने देखा कि विकारी जो जो शब्द हैं हिंदी में वो 4 हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। अविकारी जो है वो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। इस पर सबसे बड़ी क्लास होगी हमारी, इस पर सबसे बड़ी वीडियो होगी आपको। हम चाहेंगे कि आप लोग हमसे जुड़ें और हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तीसरे स्तर पे हमने देखा था कि जो शब्दों का वर्गीकरण का आधार है वो रचना या बनावट के आधार पर है। तो इसमें रूढ़, अयौगिक और योग रूढ़ शब्द आते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमने लास्ट में दिया था, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर जो हिंदी में शब्द है वो तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है, विदेशज आता है। तो लास्ट के 3 मतलब व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, रचना या बनावट के आधार पर भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है यहाँ से, इस वाले सेगमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को लोग स्किप करके छोड़ करके भागते हैं। इस पर प्रिंटेड मटेरियल देने की कोशिश करते हैं पर कोचिंग संस्थानों में, तो इसको समझाते बहुत कम है। और खासतौर से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण को तो बता देंगे, लेकिन जब अविकारी पर आते हैं तो यहाँ पर प्रिंटिंग ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रिंटिंग मटेरियल दे करके आपको निकलने, वो अपना उनसे आपका ज़्यादा सरोकार नहीं होता, आपके सिलेक्शन से सरोकार उनका ज़्यादा नहीं होता। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की, और पैसा आप लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्द बैच खत्म करें और नए बैच को लाएं और उससे पैसा कमाएं। हमारा ये मकसद नहीं है। आप लोग हमसे जुड़ें, हम आपको जो हम अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको एक नई वीडियो को लेकर आएंगे, और हमारा जो अगला वीडियो होगा रूपांतर के आधार पर शब्दों का हम परिचय प्राप्त करेंगे, और हम देखेंगे कि परीक्षाओं में कहाँ कहाँ से इस सेक्शन से प्रश्न बनते हैं। तो आज के लिए नमस्कार, फिर आगे